हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा बायोमॉलिक्यूल। और मैं बायोमॉलिक्यूल को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ अभी। ठीक है। और मैं जो भी क्वेश्चंस आए हैं या जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिस टॉपिक से, तो उन टॉपिक्स को भी बेटा हाईलाइट करता चलूँगा और उनको एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड बायोकेमिस्ट्री से। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री, ये लिखा हुआ बेटा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम। राइट। कि फूड को जो हम लेते हैं अंदर, बॉडी के अंदर जब फूड जाता है तो फूड कैसे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। वो सारा प्रोसेस एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, और केमिकल का क्या हो रहा है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है और नया केमिकल्स बन रहे हैं। तो इन सब की स्टडी करते हैं बेटा बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम के मेजर कंपोनेंट होते हैं, यानी जिनसे लिविंग सिस्टम बना होता है, उन्हें बेटा बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। राइट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, और हार्मोन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये सब होते हैं बेटा बायोमॉलिक्यूल्स। राइट। हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स। आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स एज ए डेफिनेशन की यदि हम बात करें तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन हैविंग जनरल फार्मूला CxH2O, H2O की नीचे होल Y। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। इस फार्मूले को बेटा एक तो ग्लूकोज फॉलो करता है। राइट। ग्लूकोज फॉलो करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा, जैसे हमारे पास आ गया बेटा इसमें रेमनोज। अब रेमनोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता। लेकिन जैसे ये आ गया एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फार्मूले को फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इस फार्मूले को हमें चेंज करना पड़ेगा, डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर डेफिनेशन जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, स्टार्च की, सबकी स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के बाद हमने कार्बोहाइड्रेट की को ऐसे डिफाइन किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और द कंपाउंड विच प्रोड्यूस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस। फिर हमने ऐसे डिफाइन किया इसको कि कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, और वो कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इन यूनिट्स को देते हैं। जैसे ग्लूकोज एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं इसलिए पॉलीहाइड्रोक्सी है। कायरल कार्बन भी होता है इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और वो उसमें फंक्शन ग्रुप होता है CH इसलिए वो एल्डिहाइड, इसलिए मतलब हो गया वो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। फ्रक्टोज को देखें तो उसमें फंक्शन ग्रुप कीटोन होता है, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कीटोन बन गया। अब स्टार्च ब्रेक डाउन होकर क्या देता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की डेफिनेशन यहाँ से मैच कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट हुआ, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट हुआ, क्योंकि ये सब ग्लूकोज से बने होते हैं। राइट। और नेक्स्ट देखते हैं बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट को करते हैं हम तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस के बेस पर। राइट। तो पहला होता है बेटा मोनोसैकेराइड, दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। राइट। और मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? डेफिनेशन जो लिखी हुई है ना बेटा, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन में। यानी ग्लूकोज को यदि मैं ग्लूकोज से और एक सिंपल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन करना चाहता हूँ तो वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। तो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, राइबोज हुआ, ये बेटा होते हैं अपने मोनोसैकेराइड्स। तो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है 20 मोनोसैकेराइड, आपको अभी तक पता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। आगे आता है ओलिगोसैकेराइड। ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलाइज होने पर। जब ये हाइड्रोलाइज करेंगे तो या 2, 3, 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक यूनिट देते हैं, उन्हें बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। अब वो ओलिगोसैकेराइड दो यूनिट देते हैं, उनको बोलते हैं डाइसैकेराइड। ये लिखा हुआ बेटा डाइसैकेराइड। जो 3 यूनिट देते हैं उन्हें ट्राइसैकेराइड, जो 4 यूनिट देते हैं वो टेट्रासैकेराइड। ठीक है। तो ऐसे टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस प्रकार से वो 10 तक आ जाएंगे, तो वो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे। जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज को आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो 2 यूनिट देता है। ऐसे रेफिनोज होता है,
ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, वो गैलेक्टोज, तो ये क्या हो गया हमारे पास ट्राइसैकेराइड। इस प्रकार से हमें ऑलिगोसैकेराइड को अच्छे से पढ़ लेना है। अब आ जाइए बेटा पॉलीसैकेराइड्स पे। देखो पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट देते हैं हाइड्रोलाइसिस होने के बाद, उन्हें बोलते हैं बेटा हम पॉलीसैकेराइड। उसमें आता है स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। देखो यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, गम्स लिखा हुआ है, याद रखना है ना। उसके बाद आता है दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं वहाँ यहीं पे इसको क्या है इस पोर्शन में मैं समझा देता हूँ। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट के बेस पर। टेस्ट के बेस पर बेटा कार्बोहाइड्रेट होते हैं टू टाइप्स के, पहला होता है शुगर, दूसरा होता है नॉन शुगर। देखो शुगर कौन से होते हैं, शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम शुगर। शुगर दो प्रकार की होती है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर भी लिखा हुआ है, इस यहाँ पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस टेस्ट देते हैं वो कहलाते हैं रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। उनमें आता है बेटा लैक्टोज, माल्टोज, राइट, ग्लूकोज, ये रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। और जो क्या है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, यानी टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर नहीं बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें आता है बेटा हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आएगा आपका सुक्रोज, ध्यान रखना है। तो पूरा अच्छे से पढ़ लेना है इतना पोर्शन, यहाँ से जितना भी लिख रहा है ना, ये वाली लाइन जो लिख रही है, ठीक है, यदि आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाइए मोनोसैकेराइड को भी क्लासीफाई करते हैं। देखो मोनोसैकेराइड को दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पर, जैसे 3 कार्बन है तो ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। और यदि कार्बन कितने हैं बेटा, यदि हाँ ये तो कार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन के बेस पर। और दूसरा फंक्शनल ग्रुप के बेस पर, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज होगा, ठीक है, और कीटोन ग्रुप है तो कीटोज होगा, ध्यान रखना है। जैसे ग्लूकोज तो एक एल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज एक बेटा कीटोहेक्सोज है, ठीक है, ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज को आप बनाएंगे कैसे, तो ग्लूकोज को आप दो तरीके से बना सकते हैं बेटा। एक तो सुक्रोज से बना सकते हैं, जो केन शुगर से आपको मिलती है। सुक्रोज को क्या काम करेंगे आप, सुक्रोज को बेटा हम ये यहाँ पर ये आपके पास मेथड आ गया, ये हमारे पास सुक्रोज है C12H22O11, और वाटर जब उसमें डालेंगे एसिड की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा, राइट। ऐसे ही स्टार्च से बना सकते हो आप, स्टार्च है उसमें n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, और हमारे पास बन जाएगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमें पढ़ लेना मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन हमें पता होना चाहिए। पूछा क्या जाएगा जहाँ तक आप मैंने पढ़ाया, देखिए रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है वो, ठीक है, क्लासिफिकेशन में। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल, ऑलिगोसैकेराइड पूछ सकता है, ऑलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो ये अभी बहुत ज़्यादा इसमें क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सबसे पहले, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे डेक्सट्रोज कहते हैं क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, ये बात आपको सब बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 होता है, ये भी पता होना चाहिए। और फिर पता होना चाहिए नंबर पॉइंट 2, 3, 4, 5, ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। 2 पॉइंट को देखिए सबसे पहले, जब भी ग्लूकोज को HI के साथ हीट करते हैं, देखो प्रोलॉन्ग हीटिंग और विद HI फॉर्म नॉर्मल हेक्सेन बनता है। और ये लाइन जो नेक्स्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन हमें ये सजेस्ट करती है कि ग्लूकोज में सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में लिंक हैं और रिएक्शन नीचे हो रही है। ये ग्लूकोज है हमारे पास सामने लिखी हुई है, ठीक है। और HI के साथ जब हीट करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, और ये रिएक्शन हमें बताती है कि ग्लूकोज में सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं बेटा, है ना। आगे देखेंगे इसमें ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। देखो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या करते हैं तो ऑक्साइम बनता है, राइट, ऑक्साइम बनता है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और दूसरा क्या होगा जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ये रिएक्शन हमें ये सजेस्ट करती है कि ग्लूकोज में CO ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर क्या है प्रेजेंट है, राइट, ये होता है। तो दोनों रिएक्शन हमें याद रखनी है, ये वाली रिएक्शन भी और बेटा ये वाली रिएक्शन भी, ठीक है। यहाँ बन रहा है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ये तो है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और ये है बेटा ग्लूकोज ऑक्साइम,
ठीक है, ये हमें ये बताती है प्रेजेंस ऑफ CO ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास 4, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक। मतलब ग्लूकोज जो है ना, यदि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जैसे कि ब्रोमीन वाटर, तो वो उसको क्या है ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। यानी जो CHO है ना ऊपर, ये COOH में चेंज हो जाता है। ग्लूकोज का CHO COOH में चेंज हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटाइलेशन देखेंगे बेटा, जब हम ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कराते हैं यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जो हमें ये कन्फर्म करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप अटैच्ड हैं अलग अलग कार्बन एटम से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इनमें ये पूछा जाता है कि ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, ये रिएक्शन क्या सजेस्ट करती है, तो उसके लिए अच्छे से आपको ये पढ़ना है ना। आगे देखेंगे बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 पॉइंट ये है हमारे पास, यदि ऑक्सीडेशन करा दिया जाए ग्लूकोज का हमारे पास किसके साथ द्वारा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि नाइट्रिक एसिड के द्वारा, तो बेटा प्राइमरी, ये हमें ये बताता है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो जो लास्ट वाला ग्रुप, ये लास्ट वाला OH है ना, ये प्राइमरी है। ग्लूकोज में टोटल जो OH होते हैं वो बेटा 5 होते हैं। यहाँ पे दिखाया जा रहा है हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर जो दे रखी है, इसमें 5 OH ग्रुप हैं ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, ये वाली स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन ये जो बीच वाले 4 है ना, ये तो सेकेंडरी हैं और लास्ट वाला प्राइमरी है। तो प्राइमरी CH2OH जो है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप जो है, वो ऑक्सीडेशन करने पर, किसके द्वारा ऑक्सीडेशन करने पर बेटा, कंसनट्रेटेड HNO3 के द्वारा, तो बन जाता है हमारे पास सैकरिक एसिड। यानी ऊपर वाला CHO भी COOH में और नीचे वाला CH2OH भी COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब हम इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें क्या है, एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट था एक, उन्होंने क्या है ग्लूकोज को स्ट्रक्चर्स बनाई। ग्लूकोज को इन्होंने इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एक्सप्लेन किया है, इस प्रकार से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है कि उसमें क्या है, एक CHO ग्रुप होता है सबसे ऊपर यहाँ पे CHO ग्रुप है, फिर एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर। ठीक है, और थर्ड वाले कार्बन पे OH हमें इधर लगाना है, बस ये हमें ध्यान रखना है। और ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनी हुई है ग्लूकोनिक एसिड की सेकंड वाली, और थर्ड वाली स्ट्रक्चर बनी हुई है बेटा सैकरिक एसिड की। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ग्लूकोज को करेक्ट हम बोलते हैं D+ ग्लूकोज, D+ ग्लूकोज बोलते हैं, राइट। प्लस तो बताता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो प्लस का साइन है ना वो बताता है, देखो प्लस रिप्रेजेंट यहाँ लिख रहा हुआ है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और DL और L जो नोटेशन लिखा हुआ है, जो आज लेटर लिखे होते हैं D और L, तो ये बेटा ग्लिसरल एल्डिहाइड को देख कर लिखे होते हैं। ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है, यदि ग्लिसरल एल्डिहाइड में क्या होता है, हमारा ऊपर CHO है, नीचे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में OH है, राइट साइड में H है, और नीचे CH2OH है। और यदि इसको चेंज कर दिया गया तो इसको तो बोलते हैं हम D फॉर्म, पहले वाले को D ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं, दूसरे वाले को L ग्लिसरल एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, पहले वाले को क्या बोलते हैं हम D और दूसरे वाले को बोलते हैं L। ठीक है, L कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब क्योंकि ग्लूकोज का जो निचला पोर्शन होता है ना, ये जो देखो निचले 2 कार्बन जो HOH और CH2, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H, ये जो लिख रहा है ना HOH और ये CH2OH, ये इसके जैसा है HOH और CH2, तो इसलिए इसको D ग्लूकोज बोलते हैं, राइट। तो ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा, आगे हमारे पास टॉपिक है बेटा, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्लूकोज को हम D ग्लिसरल एल्डिहाइड की तरह होता है तो इसलिए D ग्लूकोज कहते हैं। अब ग्लूकोज की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो ओपन चेन से एक्सप्लेन नहीं होती, जैसे कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी सिर्फ टेस्ट नहीं देता, यहाँ लिख रहा है, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो ये दोनों रिएक्शन ये बताती हैं उसमें एल्डिहाइड होते हुए भी, ऐसा हमने माना है पीछे एल्डिहाइड है, फिर भी वो दोनों ये रिएक्शन नहीं होता जबकि उसको देने चाहिए थे। ग्लूकोज का जो पेंटा एसीटेट है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसका मतलब है उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। ठीक है जब ये तीनों बातें एक्सप्लेन नहीं होती है तो हम ये मानते हैं कि ग्लूकोज जो है ना
वो दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक होता है बेटा अल्फ़ा, एक होता है बीटा। जो अल्फ़ा ग्लूकोज होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाए 419, और जो और ये बनती है जब हम ग्लूकोज को 303 केल्विन पर हीट करते हैं। और बीटा ग्लूकोज का होता है 423, और ये तब बनती है जब हम 371 केल्विन पर उसको हीट करते हैं। तो हमारे पास दो ग्लूकोज मिलती हैं, अल्फ़ा और बीटा। लेकिन इन्हें बनाएंगे कैसे, मेन होता है इन्हें बनाएंगे कैसे। देखो हमारे पास ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दे रखी है बीच में, यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दे रखी है, तो इसमें पांचवा जो कार्बन है, जो फिफ्थ कार्बन है बेटा, उसका ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देंगे हम। ये ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कर दिया हमने इस कार्बन के पास, और ये हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर दिया इस ऑक्सीजन के पास। इससे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है, ये वाला ऑक्सीजन तो मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ दिया, और इस कार्बन के साथ ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बन गई अल्फ़ा ग्लूकोज। और यदि मैं ओ एच को राइट साइड में, एच को लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, तो ये बनेगी बेटा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, ये बन गई हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से क्या पूछा गया है कि टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कार्बन एटम, और दिस कार्बन एटम इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। ये पूछा गया है कई बार, इस ये क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक होता है, क्योंकि इसी कार्बन पर क्या होता है, H और OH की। देखो OH को यदि लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है और H को राइट साइड में, तो ऐसे केस में तो बनता है हमारा अल्फा ग्लूकोज, और OH को हमने चेंज कर दिया पहले कार्बन से इधर उधर, तो बन जाएगा बेटा बीटा ग्लूकोज। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे है हमारे पास एनोमर्स क्या होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनोमर्स। देखो एनोमर्स होते हैं अल्फा और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, तो इसलिए एनोमर्स कहलाते, इनको एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जब इन स्ट्रक्चर्स को जो मैंने पीछे बनाई है उनको हम पायरॉन रिंग में, ये हमारे पास कौन सा रिंग है, पायरॉन रिंग होता है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है पायरॉन रिंग। जब इस रिंग में अरेंज कर देंगे ना, इस रिंग में अरेंज कर देते हैं, ऐसे केस में क्या होता है, हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनती है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। तो इसको पढ़ लेना है। देखो अल्फा में क्या है, ओ एच नीचे है, और जबकि बीटा में ओ एच ऊपर है, और सब सेम है। ठीक है, कर लेंगे। अब फ्रक्टोज को भी आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। देखो फ्रक्टोज क्या होती है, फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है, कीटोहेक्सोज है यानी कीटोन ग्रुप है, और इसके अंदर क्या है, 6 कार्बन एटम है। राइट, कितने कार्बन एटम बेटा, कीटोनिक ग्रुप है और 6 कार्बन एटम है इसके अंदर। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज क्या होता है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है कि फ्रक्टोज होता है कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज होता है बेटा फ्रक्टोज। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, हमारे कोर्स में है नहीं। ठीक है, ये लीवो रोटेटरी होता है फ्रक्टोज, हमेशा ध्यान रखना क्या होता है बेटा लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि माइनस का जो साइन बता रहा है ना, वो लीवो रोटेशन बता रहा है, जो माइनस का साइन है डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेकंड कार्बन पे होता है, और सेकंड कार्बन इसका एनोमेरिक कार्बन होता है। जो भी मैंने पढ़ाया था, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, सेकंड वाला कार्बन, ध्यान रखना है। इसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक इस प्रकार से बना देंगे, इसमें फ्यूरॉन रिंग होता है। क्या होता है, फ्यूरॉन रिंग, और इसके भी दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब है हमारे पास बेटा डाइसैकराइड। देखो डाइसैकराइड क्या होते हैं, डाइसैकराइड ऐसे ओलिगोसैकराइड होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस होने पर 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स देते हैं, जैसे कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइज कराते हैं तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज डेक्सट्रोरोटेटरी है, जबकि फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, सुक्रोज के अंदर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और जो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये दोनों जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, ये दोनों जुड़े हुए हैं बेटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसमें ये होता है कि 2 मोनोसैकराइड, देखो इसका जो पहला कार्बन है इसमें नीचे OH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, था जो OH जुड़ा हुआ था,
और इसमें भी OH जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से क्या है OH OH से H2O बाहर निकल गया, केवल ऑक्सीजन बच गया ये, और ये दोनों आपस में लिंक हो गए। अब ये आपको पढ़ना है, देखो सुक्रोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज देती है और लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज देती है। अब ग्लूकोज का जो लीवो रोटेशन होता है, फ्रक्टोज का वो तो 92.4 होता है, और डेक्स्ट्रो रोटेशन होता है बेटा प्लस के 52.5। अब 92.4 ज़्यादा है और 52.5 कम है, ऐसे केस में क्या हो गया, ग्लूकोज शुरू में तो किसकी तरह बिहेव करती है, डेक्स्ट्रो की तरह, लेकिन बाद में वो बन जाती है लीवो, तो इसलिए उसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। यहाँ पे लिख रहा है ना, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया हमारे पास माल्टोज। माल्टोज में ध्यान रखना है माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट होता है 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट, यहाँ पे 2 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होती हैं, ठीक है। और हमारा माल्टोज जो होता है ये भी हमारे पास क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ध्यान रखना है। माल्टोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माल्टोज हमें मिलती है माल्ट से, ठीक है, माल्ट से मिलती है। जो सीरियल्स होते हैं जब उनको भिगो देते हैं पानी में, तो जो सीड का कॉटिलिडॉन होता है वो उसी को हम माल्ट बोलते हैं ना, जो मिल्की टाइप सब्सटेंस होता है। सुक्रोज गन्ने से हमें पता ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट है लैक्टोज। देखो लैक्टोज आती है, इसे मिल्क शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर। और लैक्टोज का हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट होता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती है। और ये रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ध्यान रखना है। अब आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में आता है बेटा स्टार्च। स्टार्च के बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, ठीक है। और ग्लूकाज इसमें स्टार्च में होती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होती है, ठीक है। एमाइलोज जो होता है यहाँ पे देख लेंगे, जो एमाइलोज होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ मान लो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है स्टार्च का, 15 से 20% स्टार्च का होता है, और इसमें 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होती हैं, और जो कि हेल्ड मतलब एक दूसरे से बंधी होती हैं, किसके द्वारा, एक दूसरे से बेटा बंधी होती हैं। यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं C1 to C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा। वहीं हमारा एमाइलोपेक्टिन वाटर इंसॉल्युबल होता है, 80 to 85% बनाता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट होती है, ब्रांचिंग जो चेन जुड़ी होती है वो C1 C4 और ब्रांचिंग C1 C6 होती है, ध्यान रखना। ये हमारे पास एमाइलोज है, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये जो ऑक्साइड लिंकेज है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे आगे हमारे पास क्या है, ये आ गया हमारे पास एमाइलोपेक्टिन। इसमें ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। ब्रांचिंग होती है, एक एटम का C1 कार्बन दूसरे का C6, जबकि स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं C1 C4 से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आता है सेलुलोज। सेलुलोज प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला मटेरियल है, आ गया नहीं, सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। और दूसरा इसमें होती है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये ध्यान रखना है, सेलुलोज में होती है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ये लिखा हुआ है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ध्यान रखना है। अब आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्यों क्या बोलते हैं हम, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने वाले कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसको बोलते हैं एनिमल स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है ना, वो ग्लूकागॉन हार्मोन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है, ठीक है। और वो हमारी क्या है, बॉडी में इकट्ठा हो जाता है लीवर के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है मसल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर। और जब हमें ग्लूकोज की नीड होती है तो एक एंजाइम क्या होता है, उस एंजाइम का अच्छा इसको इंसुलिन ब्रेक करता है, जहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होती है ना बेटा, उसे इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन में चेंज करता है। और जब हमारे पास क्या है, जब हमें नीड होती है तो ग्लूकागॉन हार्मोन क्या है, एक जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। और ग्लाइकोजन इज आल्सो फाउंड इन द यीस्ट एंड फंगी, और ग्लाइकोजन जो यीस्ट और फंगी में भी पाई जाती है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब आएगा हमारे पास इसका इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेना, ठीक है ना, जो भी कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब इसमें टॉपिक है बेटा हमारे पास, टॉपिक है एक तो क्वेश्चन है कि ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, जबकि साइक्लोहेक्सेन नहीं बनाती, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्सपेक्टेड हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज बनेगा बेटा ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है ना।
हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इन पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ये लिख देना है। प्रोटीन आ गया बेटा इसमें, है ना। देखिए प्रोटीन को देखेंगे हम, प्रोटीन को देखते हैं बेटा, प्रोटीन, ठीक है, ये हमारे पास प्रोटीन आ गई। अब प्रोटीन, सबसे पहले प्रोटीन कहाँ से आया, देखो प्रोटियोज वर्ड से आया, प्रोटियोज से। प्रोटियोज का मतलब होता है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसका नाम प्रोटीन है। और प्रोटीन जितनी भी होती हैं ये अल्फ़ा अमीनो एसिड से बनी होती हैं। अब क्वेश्चन आता है अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग भी लिखी हुई है अमीनो एसिड, तो आपसे पूछा जाएगा अमीनो एसिड क्या होता है। यहाँ पे देखेंगे बेटा अमीनो एसिड क्या होता है, ये हमारे पास ऐसे कर लेंगे इसको, है ना। देखिए अमीनो एसिड क्या है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एक NH2 ग्रुप हो और एक COOH ग्रुप हो उसे बोलते हैं अमीनो एसिड्स। और जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं ना उनका जनरल फार्मूला होता है RCH COOH और NH2। यानी COOH किससे जुड़ा हुआ है, CH से, यदि इसी से NH2 भी जुड़ा हुआ है ना, तो क्योंकि ये वाला अल्फ़ा कार्बन है तो इसलिए इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप अल्फ़ा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, COOH से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं। और हमारे कोर्स में अल्फ़ा है, नेक्स्ट वाले को बीटा, नेक्स्ट वाले को गामा, नेक्स्ट वाले को डेल्टा। जी हाँ लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ध्यान रखना है, ठीक है, गुड। अब आगे चलते हैं बेटा, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है अमीनो एसिड्स के बारे में। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन। देखो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन होता है बेटा, अमीनो एसिड का क्या होता है, क्लासिफिकेशन। अब अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, इसको मैं पढ़ा देता हूँ। ये देखो अमीनो एसिड को जब सबसे पहले हम किसके बेस पर डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ NH2 और COOH। देखो पहला एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे NH2 ग्रुप से, ठीक है, जैसे एस्पार्टिक एसिडिक अल्फा अमीनो एसिड है, मतलब एसिडिक अमीनो एसिड है जिसके पीछे COOH लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होता है COOH ग्रुप से, जैसे ग्लूटामीन, ये जो होता है ग्लूटामीन, इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा है। आर्जिनिन NH2 ग्रुप इसमें ज़्यादा है, तो ये बेसिक अमीनो एसिड है। एक न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है जिसमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप सेम होते हैं, जैसे आइसोल्यूसिन, ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है ना बेटा। आगे देखो आगे आ गया मेरे पास असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है ना। ये तो नॉन असेंशियल हो गया बेटा, ये हो गया असेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से सुनना। असेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और वो क्या है, असेंशियल है, तो वो हमें डाइट से मिलते हैं, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती हैं, उन्हें असेंशियल बोलते हैं। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जिनको स्टार लगा हुआ है, देखो स्टार वाले असेंशियल अमीनो एसिड, देखो कौन सा, हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, मिथायोनिन, थ्रियोनिन, लाइसिन, आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन, ऐसे 10 अमीनो एसिड असेंशियल हैं। और जो बचे हुए हैं वो बेटा नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये हमें ध्यान रखना है बेटा, है ना। ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन किसका, कार्बो उसका अमीनो एसिड्स का। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पानी में डालोगे तो अमीनो एसिड क्या बनाएगा, ज्यूटर आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, ज्यूटर आयन, ये लिख बना हुआ ज्यूटर आयन। ऐसा आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो, लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल हो, उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। और ज्यूटर आयनिक फॉर्म में अमीनो एसिड जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। इसका मतलब एसिड से भी रिएक्शन करते हैं और बेस से भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन को छोड़कर जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल ग्लाइसिन होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
और ज़्यादातर नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जो होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, एल वाला कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है बेटा, है ना। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर। देखो जब हम दो अमीनो एसिड को कंबाइंड करते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। जैसे ये दोनों अमीनो एसिड मैंने कंबाइंड किए, एक ये और एक ये, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ, तो इनके बीच में एक एमाइड लिंकेज बना, CONH लिंकेज बना, जिसे बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। सबसे पहले पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, जब दो अमीनो एसिड को आप क्या है एक दूसरे में जोड़ेंगे, बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं हम क्या, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। पहला पॉइंट तो ये हो गया। जब दो अमीनो एसिड एक पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं डाइपेप्टाइड। जब तीन जुड़े होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड। जब चार जुड़े होते हैं टेट्रा, पांच जुड़े होते हैं पेंट्रा, छः जुड़े होते हैं हेक्सा। ठीक है। और जब बेटा जब 10 या 10 से ज़्यादा जुड़े होते हैं, देखो व्हेन नंबर ऑफ अमीनो एसिड आर मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, तब उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 ऑफ अमीनो एसिड हैविंग मॉलिकुलर मास हायर देन 10,000 U इज कॉल्ड ए प्रोटीन। यहाँ से प्रोटीन की डेफिनेशन आती है, देखो यहाँ लिख रहा है ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यू हैविंग मॉलिकुलर मास मोर देन 10,000 U नोन एज प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होती है, जब हमें क्या है, जब ऐसा एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 ऑफ से भी ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं तो उससे एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है, राइट। अब प्रोटीन का आता है क्लासिफिकेशन बेटा। देखो पहला हो गया मॉलिकुलर शेप के बेस पर फाइब्रस प्रोटीन, और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, स्ट्रेट होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर। और ये वाटर इंसॉल्युबल प्रोटीन होती है, इसका नाम होता है फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है। इसमें कीरेटिन आता है जो हेयर में, वूल में, सिल्क में पाई जाती है। मायोसिन आता है जिसमें जो मसल्स में पाई जाती है। ये हमें ध्यान रखना है बेटा, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो बेटा वो होती है बेटा हमारे पास ऐसी प्रोटीन जिसमें क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना वो कॉइल्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, कॉइल्ड, और वो स्फेरिकल शेप बनाती हैं। स्फेरिकल शेप यानी इस प्रकार से कॉइल्ड हो जाती हैं अमीनो एसिड की चेन। ठीक है। और वो स्फेरिकल शेप बनाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबुलर प्रोटीन। और ग्लोबुलर प्रोटीन का जो एग्जाम्पल है ना वो बेटा एल्ब्यूमिन है और इंसुलिन है। एल्ब्यूमिन है और बेटा क्या है, इंसुलिन है। ये हमें ध्यान रखना है, एल्ब्यूमिन है बेटा और इंसुलिन है, राइट। अब आता है जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ना और शेप जो उसकी है वो 4 लेवल में पड़ जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी। पहली प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तीसरी थर्ड बेटा टर्सरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ है हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये होता है बेटा कि अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगे होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना है। है ना। और किसी एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड हमने चेंज कर दिया तो पूरी स्ट्रक्चर ही प्रोटीन की चेंज हो जाती है, कोई नई प्रोटीन बन जाती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, जैसे कि ए शेप ये बनी हुई है, इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा हेलिक्स। एक शेप बेटा ये बनी हुई है, इसको बोलते हैं क्या हम बेटा, इसको हम बोलते हैं हम बीटा पिलिएटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा पिलिएटेड शीट स्ट्रक्चर, जैसे हम एक कागज़ को फोल्ड करते हैं, जैसे एक बार सीधा फोल्ड करा फिर उल्टा फोल्ड करा, सीधा उसके फैन सा बनाते हैं, तो इस प्रकार से क्या बनती है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है, जिसमें एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बेटा बीटा पिलिएटेड शीट स्ट्रक्चर, राइट। इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और अल्फा हेलिक्स जो शीट स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज किसके द्वारा होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होती है, ध्यान रखना। ये अल्फा हेलिक्स और बीटा पिलिएटेड शीट स्ट्रक्चर आर स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आती है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर में जितने फोल्ड होने हैं प्रोटीन में, जितने फोल्डिंग आनी है, सारी के सारे पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड बन जाती हैं, उसमें फोल्डिंग हो जाती है ज़्यादा। ठीक है ना। यानी सेकेंडरी में भी क्या है, फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, तो बनती है टर्सरी स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये डाई हाइड्रोजन बॉन्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड वांडरवाल फोर्स के द्वारा स्टेबलाइज होती है। ठीक है। और इसमें दो आती हैं, एक तो ग्लोबुलर और एक फाइब्रस। ठीक है। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। क्वार्टरनरी में क्या होता है
कि इसमें प्रोटीन आर कंपोज्ड और 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर टू ए सब यूनिट, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को एक सब यूनिट माना जाता है। और ऐसी बहुत सारी सब यूनिट जब मिलती हैं तो बनती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ये हमें ध्यान रखना बेटा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास बेटा हमें एक डायग्राम 3D डायग्राम दे रखा है। जैसे ये प्राइमरी सीक्वेंस है, ये हमारे पास सेकेंडरी है दोनों, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारे पास टर्सरी हो गई, ये हमारे पास बेटा क्वार्टरनरी हो गई। तो ये हमारे पास दे रखी है प्रोटीन की कुछ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक टॉपिक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। देखो प्रोटीन क्या होता है, यदि प्रोटीन जो हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन है उसका नाम तो होता है नेटिव प्रोटीन, जिसकी 3D बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती है, और बायोलॉजिकली एक्टिव जो होती है उसे बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। लेकिन जब क्या होता है नेटिव प्रोटीन में फिजिकल चेंज कर दें उसमें, यानी उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, केमिकल कोई चेंज कर दें, पीएच चेंज कर दें, तो उसके सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जो उसमें ग्लोब्यूल होते हैं अमीनो एसिड्स के वो अनफोल्ड हो जाते हैं, और जो हेलिक्स है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, जिससे प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देती है। इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क को आप क्या काम कर दीजिए, कर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वो डीनेचर्ड हो जाएगा। एग को गर्म कर दीजिए तो डीनेचर्ड हो जाएगा। हाथ पे या पैर पे या किसी बॉडी के पार्ट पे क्या है, गर्म चीज़ गिर गई तो उससे क्या हो जाएगा, वहाँ की प्रोटीन खराब हो जाती है, उसे डीनेचर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो डीनेचुरेशन का मतलब यही होता है बेटा। अब डीनेचुरेशन में क्या होता है, डीनेचुरेशन में सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती हैं। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्या हो जाती हैं, डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, ध्यान रखना है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है वो रिमेन इंटैक्ट, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोगुलेशन ऑफ क्या होता है एग, ये ध्यान रखना है, ये डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। कर्लिंग ऑफ मिल्क डीनेचुरेशन का एग्जाम्पल है। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये तो उसमें कर्लिंग में दिखाया गया, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अमीनो एसिड के हायर होते हैं क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। अंडे का पानी कहाँ चला जाता है बॉयल करते समय, क्योंकि क्या होता है पहले उसकी प्रोटीन कोगुलेट हो जाती है, ध्यान रखना है। अब आ जाइए वहीं पे वो यूज्ड हो जाता है कोगुलेशन में। अब आया एंजाइम्स। देखिए एन का मतलब क्या होता है इन, जाइम्स का मतलब होता है यीस्ट, यानी ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जिनको पहली बार यीस्ट में देखा गया, उन्हें एंजाइम बोल दिया गया। अब ये होते हैं बायो कैटलिस्ट, यानी ये बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि ये केमिकल रिएक्शन की रिएक्टिविटी को क्या है बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे हम खाना जो खाते हैं तो वो जल्दी से डाइजेस्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे माउथ से लेकर स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन में बहुत सारे बायो कैटलिस्ट यानी एंजाइम होते हैं जो खाने को जल्दी जल्दी ब्रेक करते हैं। जैसे माल्टोज को एक एंजाइम होता है माल्टेज, ग्लूकोज में बदल देता है जल्दी से, नहीं तो कन्वर्ट होगा ही नहीं ग्लूकोज में। ऐसे ही जो एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हैं उनका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, और एंजाइम के नाम के पीछे एज लगती है बेटा, है ना। मैकेनिज्म इसकी ये होती है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। जैसे हमें कोई रिएक्शन करनी है और उसमें हमारी एनर्जी एक्टिवेशन खर्च हो रही है 6.22 किलो जूल विदाउट एंजाइम, यदि एंजाइम आ जाए तो वो क्या है 2.15 किलो जूल ही खर्च होगी। 1.25 किलो जूल 2.15 किलो जूल खर्च होते हैं ना, इसे बोलते हैं मैकेनिज्म। अब आ जाइए विटामिन्स, विटामिन्स पर आ जाइए। विटामिन्स बेटा क्या है, विटामिन्स विट का मतलब क्या होता है असेंशियल, एमीन्स शुरू में ही इनको ऐसा बोला गया है कि ज़रूरी एमीन्स होते हैं बॉडी के लिए, लेकिन बाद में क्या है कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें जो एमीन नहीं होते और दूसरे प्रकार के फंक्शन ग्रुप होते हैं और फिर भी वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, विटामिन्स की तरह। तो फिर ये आ गया इसका डेफिनेशन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन एट नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं विटामिन्स। अच्छे से याद कर लेंगे, डेफिनेशन आती नहीं है लेकिन याद कर लेंगे ना अच्छे से, इसको सारे को देख लेंगे एक बार सारे को, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन आता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, दो प्रकार का, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में होते हैं KEDA, कीड़ा ध्यान रखना एक, ठीक है, KEDA, और वाटर सॉल्युबल में होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में विटामिन B12 जो होता है साइनोकोबैलामीन, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास विटामिन आ गए, उनके सोर्स आ गए। देखो विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, इसके सोर्स आपको पढ़ लेना यहाँ पर, और इससे होने वाली बीमारी जीरोप्थैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस।
विटामिन B1 थायामीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D। तो सबको आपको क्या है अच्छे से पढ़ लेना बेटा, है ना। ये हमको अच्छे से बेटा पढ़ लेने हैं सारे विटामिन्स, ठीक है। यहाँ पर मैं इनको अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। विटामिन ए से होता है जीरोप्थैली, यानी इसमें कॉर्निया हार्ड हो जाती है। विटामिन B1 से थायामीन बोलते हैं, केमिकल नेम है, बेरी बेरी रोग होता है, इसमें भूख नहीं लगती है और ग्रोथ कम हो जाता है। विटामिन B2 से क्लोसिस हो जाता है, यानी होठों की साइड फटने लगती हैं और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। विटामिन B6 से कन्वर्जेंस, यानी मिर्गी आने लगती हैं, यानी एक तरीक़ा से आदमी क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या है खड़ा खड़ा चक्कर आकर गिर जाता है। उसके बाद क्या आता है विटामिन B12, इससे हो जाता है बेटा परनीशियस एनीमिया, इससे हो जाता है परनीशियस एनीमिया, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। विटामिन C से एस्कॉर्बिक एसिड, इससे स्कर्वी हो जाता है, जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है इसकी कमी से। विटामिन D को कॉलीकल्सीफेरॉल बोलते हैं, इससे बच्चों में हो जाता है रिकेटस, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। बूढ़ों में हो जाता है बेटा, बड़े बूढ़ों में ऑस्टियोमेलेशिया, उसकी भी हड्डियाँ भंगुर हो जाती हैं, कमज़ोर। विटामिन E को बोलते हैं हम क्या टोकोफेरॉल, और यहाँ से बेटा हो जाती है इससे मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन के को बोलते हैं पैंथोथेनिक एसिड, फाइलोक्विनोन बोलते हैं। तो इससे हो जाता है, इससे ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है, यदि इसकी कमी हो जाए तो हमारा ब्लड जो है जल्दी से क्लॉट नहीं होता, यदि चोट लग जाती है तो, राइट, बंद नहीं होता है। आगे देखेंगे बेटा। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है बताएं। देखो ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और एसिडिक नेचर होते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। और न्यूक्लिक एसिड्स में बेटा कौन कौन आता है, एक आता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड DNA, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड RNA, ये बात ध्यान रखना है हमें, ठीक है। और ये पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं DNA एंड RNA। केमिकल कंपोजिशन जब देखें हम यदि न्यूक्लिक एसिड की, तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड में DNA में होती है डीऑक्सी शुगर, और RNA में होती है राइबोज शुगर। आगे देखते हैं बेटा। उसके बाद DNA में इनमें 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन। और RNA में क्या होता है, RNA में 4 बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और थायमिन की जगह आ जाता है यूरेसिल। ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, ये ग्वानिन की है, ये साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ये DNA में, ये DNA में, RNA में, दोनों ये दोनों RNA DNA में पाए जाते हैं, ये भी DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं। बस फिर यह होता है ये जो थायमिन है ये DNA में पाया जाता है, 1 2 3 और 1 4, और ये RNA में पाया जाता है यूरेसिल, इसमें थायमिन नहीं पाया जाएगा। तो RNA में थायमिन नहीं मिलता और DNA में यूरेसिल नहीं मिलता, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, देखो स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो एक नाइट्रोजिनस बेस, एक शुगर, ठीक है, तो दोनों को मिलकर बोलते हैं हम क्या न्यूक्लियोसाइड। और जब नाइट्रोजिनस बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप मिल जाते हैं तो बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोसाइड में 2 ही चीज़ होती हैं, नाइट्रोजिनस बेस और शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। तो साइड में 2 और टाइड में 3, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बेटा। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास इस प्रकार से, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जो सामने बना हुआ है पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये दोनों फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। इसका ये 3 एंड है, तो इधर से ये क्या हो जाएगा 5 एंड, प्राइम बोलते हैं इसे हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये चेन 5 प्राइम है तो एंड होगी वो 3 प्राइम से, और स्टार्ट होती है 3 प्राइम से तो एंड होगी 5 प्राइम से, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है DNA और RNA। अब जो RNA होता है ना बेटा, और ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है DNA की, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसमें GC से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा और AT से डबल बॉन्ड के द्वारा, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। DNA की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो वाटसन और क्रिक ने दी थी बेटा, वाटसन और क्रिक ने दी थी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद RNA जो होता है, उसके RNA सिंगल स्टैंडर्ड होता है, और इसके जो टाइप होते हैं वो मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA, ये 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA, ठीक है। और DNA RNA में क्या डिफरेंस होता है, DNA में शुगर होती है बीटा डी
डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज होती है, ठीक है। डीएनए में थायमीन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। फंक्शन में डिफरेंस देखें तो डीएनए एक हेरिडिटी मटेरियल है, यानी ये पेरेंट्स के करेक्टर्स को बच्चों में ले जाता है, जबकि आरएनए प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है बेटा। अब इसमें आता है हमारे पास यहाँ पर बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल फंक्शन मैंने आपने बता दिया, डीएनए हेरिडिटी में होता है और आरएनए आपका प्रोटीन सिंथेसिस में। एक यहाँ पर एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या हो गया कि डीएनए मैच किया जाता है, 2 जनरेशन होते हैं तो वहाँ पर क्या है, उसके जो सीक्वेंस होते हैं वो कुछ सेम आते हैं, ठीक है ना। तो उसी को क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। पर्टिकुलर मैकेनिज्म आती नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं। क्या बेटा, हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स आर द मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर होते हैं जो रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और तुरंत क्या है, साइट ऑफ एक्शन पे जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। इनको बोलते हैं बेटा हम हॉर्मोन्स, ठीक है। जैसे कि एस्ट्रोजन हमारे पास एक हॉर्मोन्स है, एंड्रोजन्स हॉर्मोन्स हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे पास क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं। एंड्रोफिन्स है, एपिनेफ्रीन है, नॉर एपिनेफ्रीन है, ये सारे हॉर्मोन्स होते हैं और इनका काम होता है नॉर्मल बॉडी कंडीशंस को क्या करना, मेंटेन करना, ठीक है बेटा। तो इन्हें इसको अच्छे से हम क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, ठीक है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे क्या होता है, इसकी कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड है वो फूलने लगती हैं और उसके कारण क्या है, फिर थायराइड हो जाता है बेटा, है ना। उसके बाद देखेंगे बेटा इसमें, तो यही इस चैप्टर के अंदर है, मोस्टली क्या है, यही इस चैप्टर के अंदर है। ज़्यादा हार्मोन्स के बारे में क्वेश्चन पूछे नहीं हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। और जैसे ये क्वेश्चन आ गया, वाई कैन नॉट विटामिन सी बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है। व्हाट प्रोडक्ट वुड यू फाउंड व्हेन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम डीएनए कंटेन थायमिन इज हाइड्रोलाइज्ड, तो उसमें बेस बनता है, शुगर बनती है, आ गया नहीं। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन बनता है, ये ध्यान रखना है। व्हेन आरएनए इज हाइड्रोलाइज्ड देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, इस बेस वगैरह में कोई रिलेशन क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, इससे ये पता चलता है। उसके बाद बेटा इसके क्वेश्चंस है, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, पता है सब बच्चों को, ठीक है। जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते उन्हें मोनोसैकेराइड बोलते हैं। व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर, वो विच डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट। राइट द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट, एक तो बेटा क्या होता है, स्टोर्ड जो स्टार्च होता है वो फूड प्रोवाइड करता है, और सेलुलोज पौधों में सेल वॉल बनाता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसमें माल्टोज और बेटा लैक्टोज, ये दोनों तो डाइसैकेराइड हैं और सारे मोनोसैकेराइड हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मतलब 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जिस ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा जुड़ी होती हैं उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। व्हेन 2 मोनोसैकेराइड यूनिट लिंक थ्रू द ऑक्साइड लिंकेज बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। व्हाट इज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इज द एनिमल स्टार्च, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च में एमाइलोज होता है और एमाइलोपेक्टिन, जबकि ग्लाइकोजन में केवल होता है एमाइलोपेक्टिन, वो भी हाईली ब्रांच। व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और लैक्टोज से बनेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च में होता है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और सेलुलोज में होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज। व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद द फॉलोइंग रिएजेंट, HI के साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ और HNO3 के साथ। HI के साथ नॉर्मल हेक्सेन बनेगा, ब्रोमीन वाटर के साथ ग्लूकोनिक एसिड बनेगा और HNO3 के साथ सैकरिक एसिड बनेगा। पीछे रिएक्शन दी हुई है, अच्छे से पढ़ लेना। इन्यूमिरेट द रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विच कैन नॉट एक्सप्लेन बाई इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर, सिर्फ टेस्ट नहीं देता, NaHSO3 के साथ बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता, और हाइड्रोक्स जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट है वो डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलेमीन, ये पढ़ना है। व्हाट आर असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड, असेंशियल जो हमें हमारी बॉडी के अंदर बनते नहीं हैं, डाइट से मिलते हैं। नॉन असेंशियल जो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पेप्टाइड लिंकेज, 2 अमीनो एसिड लिंक थ्रू द एमाइड लिंकेज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन व्हेन अमीनो एसिड आर लिंक्ड इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इन ए स्ट्रेट चेन। अमीनो प्राइमरी डीनेचुरेशन मतलब जब बायोलॉजिकली, जब वैन जो नेटिव प्रोटीन है, ठीक है, उसमें pH चेंज करे, केमिकल चेंज करें या फिर क्या है टेम्परेचर चेंज करे तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अल्फा बीटा प्लेटेड। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प इन द स्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइबरस, ग्लोबुलर मतलब क्या होता है कि जब अमीनो एसिड की जो चेन होती हैं वो कॉइल्ड हो जाती हैं तो ग्लोबुलर, और जब फाइबर लाइक होती हैं तो फाइबरस बनता है। व्हाट डू यू एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को वाटर में डालेंगे तो वो ज्यूट्राइन बनाएगा, ज्यूट्राइन की फॉर्म में क्या है वो रिएक्ट करता है एसिड और बेस से, इसलिए बोलते हैं उसको हम एम्फोटेरिक। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, 3 डिग्री एंड 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन completely destroy बट 1 डिग्री प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डज नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं आता। हाउ आर विटामिन क्लासीफाई, विटामिन फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल में आते हैं KEDA और वाटर सॉल्युबल में आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन B12 को छोड़कर। वाट आर द वाई आर द विटामिन ए एंड विटामिन सी असेंशियल टू अस, गिव दियर इम्पोर्टेंट सोर्स। देखो विटामिन ए और विटामिन सी हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं, विटामिन ए क्योंकि विटामिन ए की कमी से हो जाता है जीरोथैलेमिया और विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी। वाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है ना, मेंशन दियर इंपॉर्टेंट फंक्शन। न्यूक्लिक एसिड मतलब द एसिडिक सब्सटेंस फाउंड इन द न्यूक्लियस नोन एज न्यूक्लिक एसिड्स, दे आर DNA और RNA, उनका फंक्शन होता है हेरिडिटी में और प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में होता है बेटा एक नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोस शुगर, और न्यूक्लियोटाइड में होता है नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। टू स्टैंड ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल बट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते, ए के सामने T होता है, T के सामने ए होता है, G के सामने C होता है, C के सामने G होता है, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी हमें एक साइड पता हो दूसरी लिख सकते हैं। राइट द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, ठीक है। तो DNA में पता है हमें, DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, RNA में राइबोज होती है। DNA डबल हेलिक्स होता है, RNA सिंगल हेलिक्स होता है। DNA में थायमिन बेस होता है, उसमें यूरेसिल होता है। व्हाट आर द मेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA इन द सेल, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA कौन कौन से होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA होते हैं mRNA, tRNA और rRNA। तो ये है हमारे पास कंप्लीट टॉपिक, तो अच्छे से इसको बेटा पढ़ना है, ठीक है, और सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसको एक बार देखेंगे तो हमें सारा समझ में आएगा बेटा, ओके।